फंड फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर का मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझे थे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक फॉर्मेट हमने आपको दिखाया था जिसमें कि सिंपली बताया गया था कि कहां कहां से पैसा आएगा, जिसको हम लोग नाम दिए थे सोर्सेस ऑफ फंड, और कंपनी उस पैसे को एक साल में कहां कहां यूटिलाइज की है जिसको हम लोग नाम दिए थे एप्लीकेशन ऑफ फंड। वो दोनों दिखाने का हम लोगों का तरीका क्या होगा, तो वो एक सिंपल सा फॉर्मेट हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे। एक और डिस्कशन हमने की थी, उसमें आप लोगों को याद होगा कि वर्किंग कैपिटल का या यूं बोले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बढ़ने या घटने का हमारे फंड फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो वो किस साइड में आएगा, वर्किंग कैपिटल घट रहा है तो वो किस साइड में आएगा, वो हमारे फंड के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, वो एक डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करी थी। जिन लोगों ने उस डिस्कशन को नहीं देखा हो या जो लोग उस क्लास में एब्सेंट हो, वो लोग एक बार फर्स्ट क्लास वाला डिस्कशन जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मेट माइंड में क्लियर नहीं रहेगा वर्किंग कैपिटल का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्यों इफेक्ट पड़ता है, वो जब तक एरिया क्लियर नहीं रहेगा तब तक कैलकुलेशन आपका क्लियर नहीं होगा। या फिर कैलकुलेशन आप समझ भी जाओगे तो भी क्या होगा कि कहीं कहीं पर कैलकुलेशन करते समय ही आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कैलकुलेशन समझ में आ जाने के बाद भी जब ये वाली बात दिमाग में आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा मन में एक डाउट बन जाता है और हम लोग वहां पर अटक जाते हैं। इसलिए फर्स्ट क्लास वाली क्लियरेंस एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने आपके सामने दो फॉर्मेट रखा है, इसके बाद एक फॉर्मेट और हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट एक फॉर्मेट हमने रखा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो लोग फर्स्ट क्लास वाला डिस्कशन देखे होंगे उन लोगों को ध्यान में होगा, मैंने बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले, वो फाइनल फॉर्मेट में जाने से पहले हम लोगों को कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये निकालना पड़ता है कि शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, एसेट से, इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कहां कहां से फंड आए हैं या वो फंड कहीं यूज हुए हैं, वो पहले हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ती है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल फॉर्मेट में जाते हैं। वहां पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपको कहा गया था कि दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सम से बोले या ना बोले करनी ही पड़ती हैं। एक होता है हम लोगों का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि पिछले साल वर्किंग कैपिटल कितना था, इस साल वर्किंग कैपिटल कितना है, उसमें कितना चेंज हुआ, वो चेंज हम लोगों को फाइनल फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। और दूसरा हम लोगों का था फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना जरूरी है, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन जितना आया है वो भी हम लोग सोर्सेस के साइड में दिखाते हैं। रेयरली कभी कभी आ जाता है फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, मतलब पैसा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया नहीं है बल्कि ज्यादा यूज हुआ है, तो वो भी हम लोग वहां एप्लीकेशन के साइड में दिखाते हैं। तो ये दोनों चीजें, चाहे वर्किंग कैपिटल का चेंजेज हो या फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन हो, ये आपको हर सम्स में करना ही पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम लोग कुछ सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एक बार आप वो फॉर्मेट समझ लीजिए, सम्स करने के समय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। सिंपल तो फॉर्मूला यही होता है CA माइनस CL। तो अभी CA माइनस CL वाला थॉट लेकर ही हम लोग क्या किए, ये फॉर्मेट बनाए हैं। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले ले लिए A नंबर पॉइंट में करंट एसेट्स का। अच्छा, फॉर्मेट आप देख लीजिए, पार्टिकुलर्स रहेगा, प्रीवियस ईयर का एक फिगर रहेगा, एक करंट ईयर का रहेगा। फंड फ्लो बनाओ या कैश फ्लो बनाओ, 2 साल की डेटा आपके पास होनी चाहिए सम्स में। इसके बाद कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजमेंट, और जितने का डिक्रीजमेंट हुआ तो इस कॉलम में लिखेंगे डिक्रीजमेंट। ये हमने इस तरीके से ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप लोग जब सम्स करोगे पूरा, तो पूरा फॉर्मेट रूलिंग करके करोगे, ठीक है। ये बात बार बार मैं बताता हूँ, हर फॉर्मेट में बताता हूँ कि फॉर्मेट या सम्स करने के समय मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन जब आप लोग सम्स करेंगे तो उस समय पूरी फॉर्मेटिंग के साथ करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख रहे हैं करंट एसेट्स। तो जिनको पता है कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जितने करंट एसेट्स हैं यहाँ पर आपको लिख देने हैं। जैसे आप देख रहे हो इन्वेंट्रीज लिखा गया है, तो आपको लिख देना है प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। जो भी इंक्रीजमेंट होगा इंक्रीजमेंट में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, जो भी इंक्रीजमेंट होगा इंक्रीजमेंट में लिख देंगे।
और ट्रेड रिसीवेबल में ध्यान रखिएगा दो चीजें आ जाती हैं अभी आपकी, डेटर्स भी आ जाता है और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल जो वर्ड है वो दोनों को इंडिकेट करेगा, मतलब डेटर्स है वो भी लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल है वो भी लिखेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का जो भी इंक्रीजमेंट हुआ लिख दिया है। एक्रूड इनकम हमारा करंट एसेट्स में आता है, अगर इसमें डिक्रीजमेंट हुआ है तो डिक्रीजमेंट में लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों साल का लिखेंगे, कुछ भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट है वो देखकर हम लोग लिख देंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इनका भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जो भी होगा वो हम लोग फॉर्मेट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन रही कि सम्स में जितना भी करंट एसेट्स दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कर दे रहे हैं करंट एसेट्स का। इन्हीं दोनों कॉलम को सिर्फ टोटल कीजिएगा और इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल ए। सिंपल है। इसके बाद हम लोग लेंगे सारे करंट लायबिलिटीज। तो अब करंट लायबिलिटीज में जो जो आइटम आता है वो सारा ले लिए, जैसे शॉर्ट टर्म लोन है ये आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा जो मैंने फर्स्ट क्लास के डिस्कशन में भी कहा था कि अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है वर्किंग कैपिटल का, तो इसलिए इंक्रीजमेंट में दिखा दे रहे हैं। और अगर करंट एसेट्स घटेगा, फिगर देख के पता चल जाएगा कि पिछले साल से इस साल घटा है या बढ़ा है। तो अगर हमारा करंट एसेट्स घटेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल के भी डिक्रीजमेंट में वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, और लायबिलिटीज के साथ में क्या है, रिलेशन क्रॉस है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग इस कॉलम में दिखाते हैं। या सिंपल सेंस में आप ये ध्यान में रख सकते हो कि करंट एसेट्स वाला जो इफेक्ट आप इधर दिखाए हो, जैसे इंक्रीजमेंट हुआ है तो इंक्रीजमेंट में, डिक्रीजमेंट हुआ है तो डिक्रीजमेंट में, करंट लायबिलिटीज के साथ आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। जैसे शॉर्ट टर्म लोन अगर बढ़ गया तो हम लोग इंक्रीजमेंट में नहीं दिखाएंगे, डिक्रीजमेंट में दिखाएंगे। ट्रेड पेबल अगर हम लोगों का बढ़ गया तो हम लोग इंक्रीजमेंट में नहीं दिखाएंगे, डिक्रीजमेंट में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर घट गया, पिछले साल से कम हो गया, ठीक है, तो हम लोग कम हो गया है तो डिक्रीजमेंट में नहीं, उसको इंक्रीजमेंट में दिखाएंगे। प्री रिसीव्ड इनकम बढ़ा है अगर तो डिक्रीजमेंट में दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट घटा है अगर तो हम लोग इंक्रीजमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल सेंस में आप ये याद रख सकते हो कि हम लोगों को एसेट्स में जो भी दिखाएंगे उसका क्रॉस या इनवर्स रिलेशन फॉलो करके हम लोग करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। अब हमारा करंट लायबिलिटीज जो हो गया उसको भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर टोटल कर ले रहे हैं और इसको नाम दे दे रहे हैं हम लोग टोटल बी। क्लियर है। एक और पॉइंट आप लोग अगर सुन रहे हो मेरी बात तो मैं बता दूं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमने यहाँ पर लिया है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्टार दे दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों ध्यान में रखेंगे, सम्स करने के समय कभी कभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अलग से कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है, तो जब एडजस्टमेंट अलग से दी रहेगी तो हम लोग इसका अलग से नोट्स बनाएंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे, लेजर के फॉर्मेट को फॉलो करके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप इसका ट्रीटमेंट अलग से करते हो, अकाउंट बना के इसका एडजस्टमेंट करते हो सम्स में, तो फिर उस केस में आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटीज में कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो उसको आप करंट लायबिलिटीज में लेकर आप उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन दोनों केसेस में से एक ही फॉलो होगा। अगर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया है तो अलग से एडजस्टमेंट होगा, अलग से कैलकुलेशन होगा, अलग से नोट्स बनेगा। और अगर एक्स्ट्रा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो सिंपली हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज में लेकर इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। टोटल करंट लायबिलिटीज को हम लोग टोटल बी का नाम दे देंगे। और आप जो फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में देखे थे कि हम लोग का वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, तो यहाँ लिख देंगे सी नंबर पॉइंट में वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल देंगे, विद इन ब्रैकेट लिख देंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। ये दोनों फिगर को हम लोग एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग डी नंबर पॉइंट में देखेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मन में आएगा। ये हम लोग कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल बात है। जब आपको दो फिगर यहाँ पे दिखेगा तो दोनों फिगर का चेंजेस तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल का वर्किंग कैपिटल 1 लाख है
और इस साल का वर्किंग कैपिटल करंट ईयर का आपको दिखा रहा है 1,20,000, तो फिगर ही बता रहा है कि 20,000 बढ़ा है, तो लिख देंगे इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हैं। और अगर मान लीजिए पिछले साल का फिगर आपका 1 लाख है और इस साल का फिगर दिखा रहा है वर्किंग कैपिटल का 90,000, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट में हम लोग इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिखकर इन सारे फिगर को टोटल करके क्लोज कर देते हैं। फिगर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो कि फिगर कैसे लिखा जाएगा या दिखाया जाएगा, तो आपको एक बात बता दें, अभी आपको एक फॉर्मेटिंग बताई जा रही है, लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, कौन से आइटम को कहाँ लिखना है ये समझ लीजिए, किसको जोड़ना है किसको घटाना है ये समझ लीजिए, ये याद रखिए। फिर जो फिगर आएगा आपके सामने तो मैटर आपका थोड़ा और क्लियर होगा। समझ रहे हैं। एक ही साथ सब कुछ सोचते हुए चलेंगे तो चीजें आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएटिंग हो जाएंगी। इसलिए जब हम लोग फॉर्मेट या एडजस्टमेंट पे बात करें, कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट और मीनिंग बताओ, वो कैलकुलेशन सोचने लगते हैं। तो एक साथ में आप सारी चीजों को मर्ज कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कंफ्यूज ज्यादा रहोगे। जब मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट के ऊपर बात हो तो हमारा फोकस वहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये लिखने का तरीका क्या है, कौन सी चीजों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, कौन सी चीजों को घटाने के लिए बोला जा रहा है, इन सब के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और जब सम्स हमारे पास आता है तब हम लोग फोकस करते हैं पूरी कैलकुलेशन के ऊपर, कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। अगर इस सिस्टम को फॉलो करके आप पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम कम होगी। क्लियर है। तो अभी क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देख लिए। अब एक दूसरा फॉर्मेट उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है हम लोगों का, ये फाइंड आउट करना फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक अमाउंट है, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आपने कमाया है वो आपको निकाल कर दिखाना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग 2 प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी फर्स्ट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहला तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ये बनाकर इजीली निकाल सकते हैं और हम भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं, प्रीफर करते हैं कि ये तरीका आप फॉलो करो, ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। क्यों ये बोलते हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप अभी फाइनल ईयर में हैं। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कई बार देख चुके होते हैं। 11, 12 फर्स्ट सेमेस्टर जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला एक पिक्चर माइंड में रहता है। जब हम लोग उस प्रोसेस में जाते हैं तो माइंड ज्यादा वर्क करना शुरू कर देता है। हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पीएल के डेबिट में क्या क्या जाता था, पीएल के क्रेडिट में क्या क्या जाता था। हो सकता है 1-2 साल के गैप में आप वो चीज भूल जाओ, लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस में आओगे चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए बोलते हैं कि आप क्या फॉलो कर लीजिए, फर्स्ट वाला प्रोसेस। वैसे मैं आपको सेकेंड वाला प्रोसेस भी बता दूंगा। फर्स्ट वाला प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए जिसको हम लोग नाम देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड लिख दिए, सम्स में डेट दिया रहेगा तो वो डेट हम लोग फॉलो कर लेंगे। ये पार्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट कर लेंगे, पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का रहेगा फॉर्म। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखे हैं। आप जानते हो कि क्रेडिट साइड में हम लोगों का जनरली क्या आता है, इनकम। पीएल के क्रेडिट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस डीएफ। ये जो बैलेंस आपका रहेगा ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। ये क्या लिख दिया हम, ओपनिंग बैलेंस। मतलब सम्स में पीएल अकाउंट का भी एक बैलेंस दिया रहेगा। पिछले साल का जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा, इस साल का जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। पीएल अकाउंट हमारा लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जानते हैं आप लोग। तो क्रेडिट बैलेंस वाली चीजों को हम लोग क्या किए, क्रेडिट साइड में पहले दिखाकर स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस डीएफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। इसके बाद इसमें से डिविडेंड अगर पिछले साल का है, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, पिछले साल का बैलेंस है, तो अगर डिविडेंड पिछले साल का है तो वो जनरली हम लोग इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें से हम लोग पिछले साल का डिविडेंड माइनस करके एक फिगर बाहर दिखा देंगे। इसके बाद जितने भी इनकम है वो जनरली दिखा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, इनकम है हमारा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स, ये जितने भी प्रॉफिट हैं हम लोग एक एक करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं।
इसके बाद हम लोग जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो क्या करते हैं, पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। तो आप देखो, आपको याद आएगा, आपने पीएल अकाउंट कई बार बनाया है। डेप्रिसिएशन लॉस है हमारा, पीएल के डेबिट में आ रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। ये जितनी भी रिटर्न ऑफ की चीजें रहेंगी सारी की सारी आ जाएंगी। शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखिएगा, जितना फिक्टिशियस एसेट्स है वो सब रिटर्न ऑफ होगा, और जितना इंटेंजिबल एसेट्स है वो सब रिटर्न ऑफ होगा, तो आपका पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये आपका कौन सा एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है बॉक्स, ये आपका कौन सा एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपका शॉर्ट में अगर आप याद रख सको तो ये 8-10 लाइन के बदले आप क्या याद रख सकते हो कि जितना भी हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है और जितना भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है वो सारा का सारा जो राइट ऑफ होगा वो हमको पीएल के डेबिट में दिखाना है। इसके बाद जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ध्यान रखिएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग क्या इंडिकेट करता है, कोई ऐसा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, जनरल रिजर्व के साथ आप ध्यान रखिएगा एनी अदर रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कंटिजेंसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करेगा हम लोग डेबिट में लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर हुआ, प्रपोज डिविडेंड में गया है, इंटरिम डिविडेंड पेड किया है, ये सारे डेबिट में हम लोग पीएल अकाउंट के दिखा देते हैं। लास्ट में टू बैलेंस सीडी करके दिखाते हैं, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पिछले साल का जो बैलेंस होता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं, और इस साल का जो बैलेंस होगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो टू बैलेंस सीडी करके हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग ये सारा डेबिट का आइटम टोटल करके यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? डेबिट का आइटम टोटल करने के बाद, टोटल आप इधर भी लिखते हो, जानते हो, टोटल दोनों साइड लिखी जाती है। डेबिट का टोटल करने के बाद क्रेडिट का आइटम हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस करके जो भी फिगर यहाँ पर मिलेगा आपको उसको ही नाम दिया जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, डेबिट का सारा आइटम ऐड कर देना है, क्रेडिट का सारा आइटम माइनस कर देना है, और चूंकि ये फिगर बैलेंस करके आ रहा है इसलिए ये लिखना मत भूलिएगा बैलेंसिंग फिगर, आपको बैलेंस करके मिल जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? अभी क्या है कि ये जो फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं इसी का एक दूसरा मेथड, एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू भी हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यही रहेगा, बस प्रेजेंटेशन आपकी बदल जाएगी। तो पहले आप लोग इस पिक्चर को एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट आए तो उसको पहले पूछ लो, फिर मैं आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन का सेकंड वाला मेथड बता देता हूं। ठीक है? ओके। सेकंड वाले पार्ट को समझने से पहले एक बात आपको बता दें, ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट का सम्स करेंगे तो उस समय हम लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट को फॉलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेकंड वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के समय ज्यादातर आप देखोगे सम्स में आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये बात अभी से ही ध्यान में रखिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्लास में मैं बोल दे रहा हूं कि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स करेंगे तो उसमें ये वाले फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम टाइम्स। तो इसलिए क्या है, दोनों फॉर्मेट को आप कॉन्सेप्चुअली समझ के चलिएगा। दोनों फॉर्मेट में सिर्फ लिखने का तरीका आपको अलग अलग दिखेगा, एडजस्टमेंट और आइटम्स आपको सेम दिखेंगे। एडजस्टेड पीएल वाला फॉर्मेट आप समझ गए हो, तो अभी आप देखो कि हम लोग अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हैं, प्लस माइनस करके निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहीं से समझते हैं। बाई बैलेंस बीडी करके हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस दिखाया था पिछले साल का, और टू बैलेंस सीडी करके हम लोग क्या किए, क्लोजिंग बैलेंस दिखाएं। ठीक है?
क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा सम्स में, ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट को देखकर एडजस्टमेंट आएगी। जितने का डिफरेंस होगा वो हम लोगों का इस साल का नेट प्रॉफिट होगा। जैसे आप एक फिगर इमेजिन करके सोच लो कि जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ 1 लाख और इस साल का प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ 1,60,000, 1,60,000, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 60,000 का। तो ये जो 60,000 का डिफरेंस है हमारा, वो 60,000 का डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि वो हम लोगों का इस साल का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोलकर, कितने का? 60,000 का। ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट रहेगा, लिख दिए। अब इसमें आप सिंपली क्या करोगे, जितना भी आपका डेबिट साइड का आइटम यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आइटम आपको ऐड में ले लेने हैं। सिंपल एकदम, जितना भी आपका डेबिट का आइटम है, जैसे आपके माइंड में आएगा एडलेस करने के समय कंफ्यूजन, तो आप सिंपली क्या सोचोगे, पीएल के डेबिट का आइटम अगर ये है तो वो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड में ले लेंगे। आप देख सकते हो खुद से, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि डेबिट वाला ही सारा आइटम क्या किया गया है, ऐड में लिया गया है। जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ। देखिए यहाँ पर हमने जब लिखा था पूरा फॉर्मेट तो बोला था ना कि इतना आइटम के जगह पर आप सिंपली याद रखिए कि जितना भी इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ होगा सब डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर हम पूरा लिखे नहीं, इसलिए हम सिंपली क्या लिख दिए कि अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ होगा आपको ऐड में लेना है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ होगा आपको ऐड में लेना है। डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन अगर आ गया, डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो आप समझते ही हैं, एमोर्टाइजेशन क्या होता है, जब इंटेंजिबल एसेट्स को कम किया जाता है, उसकी वैल्यू घटाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एमोर्टाइजेशन। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप देख रहे थे यहाँ पर था हम लोगों का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेबिट में था। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नहीं, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सारे आइटम सिंपली कहां से आपको मिल रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाए हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के जितने भी आइटम थे वो सारे के सारे ऐड में हम लोगों को ले लेने हैं। नेट प्रॉफिट में ये सारा फिगर ऐड कर देंगे और इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के जो आइटम है, इनकम वाले जो आइटम है, वो हम लोग क्या किए हैं, लेस किए हैं। तो लेस में ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारा का सारा आइटम हम लोग लेस का ले लेंगे, ऐड वाले में से ये फिगर लेस करेंगे, ये लेस करके जो फिगर आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर मान लीजिए ये फिगर आपका निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो आपका फंड यूज्ड इन ऑपरेशन है, मतलब पैसे आए नहीं है हमारे पास। निगेटिव में फिगर आ गया तो वो इंडिकेट करेगा कि पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर्मेट सिर्फ अलग दिख रहा है आपको, लेकिन पूरी की पूरी चीज यहीं से उठाकर लिखी गई है। एक लास्ट बात मैं बता दूं आपको, जब आप ये फॉर्मेट देखोगे किसी भी बुक में या मान लो कहीं अदर्स नोट्स वगैरह में देखे किसी टीचर के, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये जो पूरा फॉर्मेट है और ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये कहीं कहीं आपको दो पार्ट में ब्रेक करके दिखेगा। एक्चुअली कुछ लोग इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अलग दिखाते हैं और एप्रोप्रिएशन वाला एरिया अलग दिखाते हैं। तो वो अलग अलग दिखाने में आप ऐसा दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग पार्ट करके करोगे, आइटम सारे के सारे यही होंगे, बस दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, तो आपके एडजस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाएंगे, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और आपका वो एरिया थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में हमारे पास एक टाइम प्रेशर होता है, वहां पर हम लोग जिस चीज को मैनेज कर सकते हैं कम समय में, वो मेरे हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा 5 मिनट हम लोग यहाँ पर समय बचा सकते हैं, तो हम लोग दूसरे सम्स में वो 5 मिनट दे सकते हैं। और ये वाली बात एग्जामिनर भी समझते हैं कि एग्जाम में स्टूडेंट्स के पास एक टाइम प्रेशर होता है कि हमको 3 घंटे में ही अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो अगर हम एक ही सम्स में बहुत बड़ा एरिया फॉलो करेंगे तो वहां पर फिर क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा
और उसका इफेक्ट ये होगा कि दूसरा सम्स मेरा इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए जो एरिया आपके पास आए कि इसको 2 पार्ट में किया गया है सर, आपने तो एक ही पार्ट में बताया, तो वहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइटम आपके सारे आ गए हैं, 2 पार्ट में दिखाने की जगह आप इसको 1 पार्ट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस लिए, ऐसा इसलिए मैं बताता हूं कि फॉर द पर्पज ऑफ टाइम सेविंग, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो जाए टाइम को लेकर। क्लियर है? तो अभी आप ये वाला एडजस्टमेंट देख लो, उम्मीद है समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी किसी आइटम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।